हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमरजीत और मैं फिर से आ गया हूँ आप सबके लिए आप सबका हिंदी लेके। कल हमने गद्यांश पर बात की थी, आज हम पद्यांश पर बात करेंगे। लेकिन पद्यांश पर बात करने से पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने साइंस पढ़ा है, हमने होम साइंस पढ़ा है, हमने सोशल साइंस पढ़ा है, हमने इंग्लिश पढ़ा है। होम साइंस को 2 दिन दिया है, बाकी सारे 4-4 दिन पढ़े हैं। आज हम दूसरे दिन पर हैं अपने हिंदी के, जहां हम सीखेंगे कि पद्यांश में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, पद्यांश जो दिया रहता है उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसे कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वही पुराना अपना तरीका, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक तरफ से। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये एक कविता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है और इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला क्वेश्चन हमारा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने का तरीका मैंने आपको कल बताया था, संदर्भ कैसे लिखा जाता है ये आपको बाकायदा सिखाया था, आज भी देख लीजिए, ये स्क्रीन पर आपके है। और आज थोड़ा सा चेंज करना होगा, जैसे शुरू करते हैं वहीं से जहां से कल शुरू किए थे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पठित पाठ्य पुस्तक, आपके बुक का नाम लिखना है, अपनी किताब का नाम लिखना है, कि पाठ नामक अपने पाठ का नाम लिखना है। पाठ का नाम कैसे लिखोगे, अगर ये आपको पता होगा किस पाठ से लिया गया है तो आप पाठ का नाम लिख लोगे। मैंने आपको कल होमवर्क दिया था पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखने के लिए, देखो यहाँ यूज हो गया। 2 क्वेश्चन में आपके यूज होगा, इसलिए आप अगर आप अभी भी याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए वो चीजें। तो हमने क्या लिखा अभी तक, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पठित पाठ्य पुस्तक, पुस्तक का नाम, उसके बाद के पाठ नामक पाठ का नाम, इस पाठ का नाम लिखिएगा। या फिर जो आपके एग्जाम में आएगा, आपके क्वेश्चन में आएगा कविता या पद्यांश, उस कविता या पद्यांश के पाठ का नाम लिखना है। तो इस तरह से पाठ का नाम से अवतरित है, आप यहां थोड़ा सा चेंज करिएगा, से अवतरित है। इसके रचयिता, रचयिता जो भी हो, पिछली बार हम क्या लिख रहे थे, लेखक। कई लोग यहाँ लेखक लिख देते हैं, लेकिन आप वो गलती मत करिएगा। इसके रचयिता या फिर इसके कवि, ऐसा आप कुछ लिखिएगा। अगर आपको और भारी भरकम करना है तो आप लिख दीजिएगा इस कविता को शब्दों से सजाया है, ये ज्यादा हो जाएगा, आप यही लिख दीजिएगा इसके रचयिता। ठीक है, इसके रचयिता जो भी हो, आपके पद्यांश के रचयिता, उनके बारे में लिख दीजिएगा। खैर इसके तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं तो हमने उसका लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम पद्यांश का संदर्भ लिख लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कह रहा है, ये कुछ अंश रेखांकित किया है, उसे उसकी व्याख्या करने के लिए कह रहा है। क्या है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। अगर आप रेखांकित अंश ही पढ़ेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे, आपको पूरी कविता ही पढ़नी होगी, तब आप समझ पाएंगे कि किसको तोड़ने की बात और किसको फेंकने की बात की जा रही है। हमने पूरी कविता पढ़ी थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई तो है जिसकी चाह नहीं है कि वह सुरबाला के गहनों में गूथा जाए, और वो ये भी नहीं चाहता कि वो प्रेमी माला में बिंध कर किसी प्यारी को या किसी प्रेमिका को ललचाए। वो ये भी नहीं चाहता कि वो किसी राजा या किसी सम्राट के सौ पर चढ़ाया जाए, ऐसा वो हरि से या भगवान से प्रार्थना कर रहा है। वो ये भी नहीं चाहता कि किसी भगवान के सर पर चढ़ाया जाए और अपने भाग्य पर इठलाए, मतलब अपने आप को बड़ा समझे। क्या चाहता है वो चाहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली। वनमाली से कह रहा है तो डेफिनेटली वो फूल होगा, वनमाली से, माली से कह रहा है तो वो फूल होगा, तोड़ने की बात कह रहा है तो और हम समझ गए कि वो फूल ही है। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, ये वनमाली से कह रहा है कि मुझे उस पथ पर फेंक देना तोड़कर। किस पथ पर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मातृभूमि पर मतलब लड़ाई के पथ पर, जहां पर सैनिक, हमारे देश के सैनिक लड़ाई करने जाते हैं, मातृभूमि के लिए लड़ाई करने जाते हैं, वहां वो चाहता है कि वहां उसे फेंका जाए, उनके रास्ते में फेंका जाए। ये थोड़ा सा देशभक्त टाइप का फूल है, तो हम इसी हिसाब से इसका लिख लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या में हम लिखेंगे, इन रेखांकित अंश में कवि जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, उनका मानना है कि एक पुष्प है, एक फूल है, जो अपने सैनिकों के प्रति, अपने देश के सैनिकों के प्रति सम्मान जताते हुए कहता है कि उसकी बहुत सारी इच्छाएं नहीं है, वह सामान्य फूलों की तरह, ऐसा आप लिखेंगे कि वो सामान्य फूलों की तरह किसी माला में गूंथा नहीं जाना चाहता, किसी प्रेमी माला में गूंथा नहीं जाना चाहता,
किसी सम्राट के सौ पर चढ़ना नहीं चाहता, किसी भगवान के कदमों में या सिर पर चढ़ना नहीं चाहता। वो सिर्फ इतना चाहता है कि वो उस मार्ग पर फेंका जाए या रखा जाए या सजाया जाए जहां पर कई सारे सैनिक अपने देश के लिए लड़ने जा रहा हूं। और वो ऐसा वनमाली से कहता है, अपने माली से कहता है कि उसे तोड़कर वही रखना, ऐसी वो इच्छा जताता है। उसके बड़े बड़े सपने नहीं है, पर थोड़ा सा मैंने बताया कि देशभक्त टाइप का है, तो ऐसा है। तो आप अपने हिसाब से आई होप कि आप बढ़िया से लिख लेंगे, कम से कम 3-4 लाइन में, 5 लाइन में बेहतरीन लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। पुष्प को किन किन चीजों की चाह नहीं है और ऐसा क्यों? किन किन चीजों की चाह नहीं है पहले ये देख लेते हैं। वो नहीं चाहता कि वो सुरबालों के गहनों में गूंथा जाए। आप कैसे लिखेंगे? पुष्प नहीं चाहता कि वो सुरबालों के गहनों में गूंथा जाए। पुष्प नहीं चाहता कि वह प्रेमी के माला में बिधकर किसी प्रेमिका को ललचाए। पुष्प नहीं चाहता कि वह राजा के सौ पर चढ़ाया जाए। पुष्प नहीं चाहता कि वह देव के या फिर किसी भगवान के सिर पर चढ़ाया जाए। बस यहीं तक आप लिख के छोड़ दीजिए, क्योंकि यही पूछा गया है कि पुष्प को किन किन चीजों की चाह नहीं है या वो किन किन चीजों की चाह नहीं रखता। आगे क्या लिखा है, क्यों, ऐसा क्यों? पूरी की पूरी आपकी कविता जो आपको दिया गया है इसी एक क्वेश्चन में समा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ और चाहता है। क्या चाहता है ये भी आप लिख दीजिए, क्योंकि वो किसी सैनिक के, किसी वीर के कदमों में पड़ना चाहता है, उनके रास्तों में बिछना चाहता है, सजना चाहता है, ऐसा आप लिख देंगे। आई होप कि आप सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अभी तक हमने हिंदी के गद्य और पद्य पढ़े थे, उसके गद्यांश और पद्यांश के जो क्वेश्चन थे उसको हमने देखा था। अब आ गया है संस्कृत का, और सबसे बड़ी बात, संस्कृत के भी गद्यांश और पद्यांश बताए गए हैं। इसे कैसे सॉल्व करोगे? इसमें तो अर्थ भी लिखना है, इसमें कोई रेखांकित नहीं है, इसमें पूरा का पूरा हिंदी में अनुवाद करना है। कैसे करोगे? जैसे मान लो कोई एक लाइन आ गई, कोई एक संस्कृत में लाइन आ गई, तो उसका मतलब कैसे निकालेंगे? वर्ड टू वर्ड नहीं जाएंगे, शब्दों का मतलब निकालने में थोड़ी सी हमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सारे शब्दों का मतलब हमें नहीं पता होगा, ठीक है। हम पूरी लाइन पढ़ेंगे और उससे जो भाव निकल रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी शब्द का कुछ और मतलब लिख दें या कोई ऐसा मतलब लिख दें जो उसमें शब्द ही ना हो, पर अगर आप भाव पकड़ ले गए तो आप सारी चीजें लिख देंगे। हाँ, ये चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि शायद आपको उतना नंबर ना मिले जो एक्यूरेट हो, पर आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। कट के मिलेंगे पर मिलेंगे। कैसे लिखना है फिर से एक बार देख लेते हैं। जो हमें गद्यांश प्राप्त होगा, जो भी गद्यांश प्राप्त होगा, उसको हम एक बार पढ़ लेंगे, या अगर वो एक लाइन पढ़ने में नहीं समझ में आता तो पूरी लाइनें पढ़ डालेंगे। कुछ तो समझ में आएगा, कहीं से कुछ तो पता चलेगा, क्योंकि संस्कृत या ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं जो हिंदी से थोड़ी थोड़ी सिमिलर है। मतलब अगर उसे पढ़ोगे तो वर्ड टू वर्ड मतलब नहीं निकाल पाओगे, शब्दों का सही मतलब नहीं निकाल पाओगे, लेकिन सेंटेंस से एक भाव तुम्हारे मन में आ जाएगा कि हाँ ये कहना चाह रहा है। तो किसी भी कीमत पे इसे छोड़ के नहीं आना है, आए या ना आए आपको लिख के आना है। हाँ, थोड़ा सा बहुत ज्यादा गलत मत कर देना कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में जैसे दिया गया हो और आप महात्मा गांधी के बारे में लिख के आए, ऐसा कुछ मत करिएगा। शब्दों का मतलब पकड़ने की कोशिश भी करिएगा, जो शब्दों का मतलब पकड़ में आ जाए उन शब्दों का यूज करके अपने अर्थ में वो उसका मतलब भी निकालिएगा। ये मैं तब बता रहा हूं जब आप नहीं पढ़े रहेंगे। अगर आप पढ़े हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, आप अपने हिसाब से लिखिए और बेहतरीन नंबर लाइए, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हैं या आप पढ़े हैं, वहां जाकर ऐसा पद्यांश ऐसा गद्यांश आ गया जो आपको पता ही नहीं। खासकर पद्यांश में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। पद्यांश में कोई श्लोक, कोई कविता, कोई पद्यकांश आ जाएगा, वो आप पढ़े ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जब गद्यांश आता है तो हम जो ये ट्रिक लगा रहे हैं वो ट्रिक काम कर जाता है। पद्यांश में वो ट्रिक काम नहीं करती। पद्यांश में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी आपके 2-3 दिन का टाइम है, तो कोशिश करिए कुछ पद्यांश और गद्यांश पढ़ लेने की, कुछ अर्थ देख लेने की, कुछ का मतलब, कुछ शब्दों का मतलब देख लेने की। और सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि अगर आप संस्कृत के पाठ और लेखक का नाम याद कर लेंगे, जो कि आपको याद करना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है, संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। अच्छा सर, इसका संदर्भ भी लिखना होगा, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? जैसे हमने उसका लिखा था, पद्यांश का लिखा था, हिंदी पद्यांश का लिखा था, जैसे हमने हिंदी गद्यांश का लिखा था, सेम उसका हिंदी पद्यांश, हिंदी गद्यांश उसका भी लिखना है। कैसे लिखना है एक बार बता दीजिए सर। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे कि अनिवार्य संस्कृत के पाठ नामक, जो भी पाठ का नाम हो, से अवतरित है। इसके लेखक, जो भी लेखक का नाम हो, ठीक है। आप लेखक का नाम और संस्कृत के पाठ का नाम याद कर लीजिए। आपको क्या क्या याद करना है? आपको हिंदी के जो गद्यांश है और पद्यांश है उसके लेखक और रचयिता का नाम याद करना है, साथ ही साथ संस्कृत के भी याद करना है। क्यों? क्योंकि जितना काम लग रहा है पाठ और रचयिता, पाठ और लेखक हिंदी में लिखने के लिए, उतना ही काम यहाँ लग रहा है, क्योंकि वहां भी 2 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ भी 2 क्वेश्चन आपको संदर्भ के रूप में दिखेंगे, जहां आपको पाठ और लेखक का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है।
इसमें क्या करेंगे, प्रस्तुत पद्यांश, सेम उसी तरह प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश या प्रस्तुत संस्कृत पंक्तियां, या एक चीज और श्लोक, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारे पठित पाठ्य पुस्तक, पुस्तक का नाम के अनिवार्य संस्कृत के पाठ नामक जो भी पाठ का नाम हो से अवतरित है, जिसके रचयिता जो भी रचयिता होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का हमने देख लिया। एक और चीज आएगी जो है संस्कृत में उत्तर, 4 में से किन्हीं 2 का देना होगा। 4 क्वेश्चन देंगे वो आपको आपके संस्कृत के, और फिर उन्हीं के 4 में से 2 आपको उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो मैं आपकी इसमें कोई मदद कर नहीं सकता, पर एक चीज कर सकता हूं मैं आपके लिए। मैं आपको 8 क्वेश्चन ऐसे दे सकता हूं जिनमें से मेरा ऐसा मानना है कि 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, आप वो 8 क्वेश्चन देख लीजिए। ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं और आप लोग एक बार देख के याद कर लीजिएगा। इसके आंसर आप अपनी किताब से ढूंढ कर लिख लीजिएगा, अगर आपकी मैडम ने या आपके सर ने ना लिखवाया हो तो, और अगर लिखवाया हो तो बहुत अच्छी बात है, वही याद कर लीजिएगा। ये 8 क्वेश्चन है जो शायद आ जाए, पर शायद ही हैं। आप कोशिश करिए कि अपनी किताब से, अपनी कॉपी से याद करने की। अगर आप याद नहीं कर पाते, अगर आपके मैडम, आपके टीचर ने नहीं लिखवाया है और आपके पास सिर्फ 2-3 दिन का टाइम बचा है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो आप ये 8 पढ़ के भी जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई 2 इसमें से आ ही जाएगा। ठीक है, या एक तरीका और है, आप पाठ और लेखक का नाम जब याद करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि पाठ में है क्या चीज, वो किस चीज के बारे में बताना चाहता है। एक बार खोल के जैसे भी करके जैसे भी आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। जैसे मैंने इंग्लिश के दिन बताया था कि अगर आप कहानी जानते हैं तो आप खुद से लिख सकते हैं। अगर आप कहानी जानते हैं तो ये आप 8 के 8 क्वेश्चन उतार लीजिए और फिर संस्कृत किताब से, अनिवार्य संस्कृत से इसका आंसर ढूंढ के एक रफ कॉपी में या अपनी ओरिजिनल कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी ओरिजिनल रही नहीं, वो आप ही के लिए है। कहाँ वो टीचर देखने वाले हैं, तो उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। उसमें बकायदा ये 8 क्वेश्चन और उसका आंसर एक लाइन में इसका आंसर लिखिएगा, जितना भी छोटा हो सके चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिख लीजिए और उसके बाद याद कर लीजिए। ठीक है।